तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 1 होगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपको सारे क्वेश्चन करा दूँ जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और यहाँ पर मैं वही सब क्वेश्चन कराऊंगा जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस इसी तरीके से आप लोग बस प्रैक्टिस करते चलो। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा, जितने भी लोगों को ज्योमेट्री के सेक्शन में डर लगता है या फिर उनको लग रहा है कि अभी इन बचे समय में किस तरीके से ज्योमेट्री को कवर करूँ, तो देखो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि रेलवे एग्जाम में ज्योमेट्री सेक्शन से क्वेश्चन जो बनते हैं वो लिमिटेड फॉर्मूलाज और लिमिटेड थ्योरम पर ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर एटलीस्ट आप लिमिटेड थ्योरम्स लिमिटेड फॉर्मूलाज को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाएगा ना, वो उन्हीं थ्योरम और उन्हीं फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन बनेगा। और ये चीज़ आप जान भी गए होंगे। तो बस मेरा कोशिश भी यही है कि आपको मैं लिमिटेड चीज़ में अच्छे से अच्छी चीज़ को कंटेंट प्रोवाइड कराऊं और आप लोग अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके बस प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपने तरफ से। चलिए फिलहाल कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया हूँ, फिर उसके बाद और रिसीव होंगे मुझे जैसे क्वेश्चन, मैं उसको भी आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। आप लोग बस बने रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब में है और ये सेक्शन को भी मैं आपको नहीं पूरा करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम पर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 के। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सारे क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डेड होता है मेरा हर बार की तरह। आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक वृत्त पर ए बी और सी तीन बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जीवाई ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री है। एंगल बी ए सी ग्रेटर देन है एंगल बी ए ओ का। तो आपसे पूछा गया था बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, बताओ। तो क्वेश्चन में सिंपली क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक सर्कल है जिस पर 3 पॉइंट ए बी सी लाई करता है। तीन मतलब ये जो 3 पॉइंट है ये कॉर्ड ए बी ए सी द्वारा, यानी कॉर्ड ए बी और ए सी द्वारा सेंटर ओ पर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री और 110 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि अब मैं इसको बनाना चाहूं तो ये मान लेता हूं ये ए बी कॉर्ड हो गया और ये सी पॉइंट कहीं मैं मान लेता हूं, यहां मान लेता हूं ये हो गया ए सी कॉर्ड। सेंटर में मान लेता हूं यहां हो गया। तो यही बोला है ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है। और एसी द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। आपसे पूछा है बी ए सी का मान बताओ क्या होगा। अब बताओ, अब मैंने आपके लिए यहाँ पर फिगर बना दिया, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे। तो यही होता है, आपको यहाँ पर फिगर पहले समझ के बनाना होगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। आपसे क्या पूछा था, बी ए सी, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। अब आप नहीं बना लोगे। आपको पता है कि अगर ये मेरा सेंटर है तो ये मेरा क्या काम कर रहा है, ओ बी और ओ ए, यानी ओ बी और ओ ए क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। तो ये रेडियस के सामने वाला एंगल और ये रेडियस के सामने वाला एंगल कितना होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना बचा, ये कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। बोलो क्लियर है। उसी तरीके से ओ ए अगर रेडियस है तो ओ सी भी मेरा क्या है, रेडियस है। तो अब आप समझ गए, यानी इस वाले रेडियस का सामने वाला एंगल और इस वाले रेडियस का सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा, बराबर बराबर। यानी ये 110 डिग्री है तो ये दोनों बचे एंगल कितना हो जाएगा, 70, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से 110 जाएगा, 70 बचा। तो 70 का आधा कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा क्या 35। तो बस आपसे क्या पूछा था, दोनों एंगल यानी बी ए सी का मान पूछा था। तो कितना हो जाएगा 45 और 35, 45 और 35 80 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये जो कंडीशन था देख लो, एंगल बी ए सी कितना आया मेरा 80 डिग्री, एंगल बी ए ओ कितना मेरा आ रहा है 45 डिग्री, जो कि उससे ग्रेटर देन है। तो यानी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब क्या बोला, दी गई आकृति में डीई एक बिंदु पर एक वृत्त का स्पर्श रेखा है। एंगल ए बी से इस प्रकार बनाया गया है कि ए और सी दिए गए वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु है जहां ए बी ए सी बराबर है। एंगल ए बी डी 65 डिग्री है। तो एंगल बी ए सी का माप ज्ञात कीजिए। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले से ही फिगर दे दिया। इतना कुछ नहीं भी देता तो भी काम आपका चल रहा था, क्योंकि फिगर तो आपके पास आ गया ना। हो सकता था फिगर अगर आपको हटा देता तो फिर आपको बनाना पड़ता,
देखो अभी इससे पहले वाले में फिगर नहीं दिया था, वहां पर आपको बनाना पड़ा, यहाँ पर फिगर भी दे दिया, बोल भी दिया, सब कुछ। बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही होता है एग्जाम में। तो यहां पर फिलहाल अब आपसे पूछा क्या था, BAC, क्योंकि अब हमको फिगर दे ही दिया तो हमको सब कुछ अब क्या समझना, एंगल BAC का मान पूछ रहा है। यानी आपसे क्या पूछा, ये वाला आपको ABD यानी ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 65 डिग्री। अब BAC का मान पूछा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो इसके लिए एक थ्योरम में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, ग्रुप डी एग्जाम में भी इस थ्योरम पर क्वेश्चन बन चुका है, CBT 1 में भी बन चुका है, आगे आने वाले CBT 2 में भी अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनेगा तो ये थ्योरम से जरूर टच करेगा। तो यहां पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। आपको इस थ्योरम में पता होना चाहिए, जैसे कि ये आपका सर्कल हो गया, यहां से एक टेंजेंट पास हो रहा है इस सर्कल से, ये कोई ट्रायंगल है अंदर में, ठीक है, ये मान लेते हैं ये A हो गया, ये B मान लो और ये C मान लो, ठीक है, इस तरीके से ये टच कर रहा है। तो इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या कहता है कि कोई भी कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया क्योंकि ये कॉर्ड है, AB AC AB ये तीनों कॉर्ड ही का काम कर रहा है। तो कोई भी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो भी एंगल बनता है वो सेम उसके अल्टरनेट सेगमेंट पर एंगल का इक्वल होता है। यानी अगर ये एंगल इसके साथ अगर थीटा डिग्री बनाया है तो ये एंगल इसका अल्टरनेट सेगमेंट पर एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। उसी तरीके से अगर इस साइड से अगर AC कॉर्ड के द्वारा इस टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है मान लो x डिग्री, तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट पर ये भी क्या होगा, एंगल x डिग्री ही होगा। तो बस ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही कहता है। तो बस अब आप देखो, अब आप समझो, तो आपको यहाँ पर ABD यानी ये वाला एंगल दे रखा था, तो अब आपको फिगर में देखो ये टेंजेंट को इस साइड से कर दिया गया। तो यहां पर अब आप समझ गए कि अगर ये वाला एंगल अगर मेरा 65 डिग्री है तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट पर यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी मेरा 65 डिग्री होगा। बोलो क्लियर है? अब आप जानते हो, आपको एक हिंट्स ये भी दे रखा था कि AB और AC बराबर बराबर है, यानी AB और AC भुजा बराबर है, तो AB भुजा के सामने अगर 65 डिग्री है तो AC भुजा के सामने वाला भी एंगल कितना होगा, 65 डिग्री होगा। तो ये 65 और ये 65, तो ये वाला एंगल आप नहीं निकाल लोगे, 130 यानी 180 में से 130 जाएगा तो 50, यानी आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 50 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है? तो बस ये करना था आपको। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रायंगल ABC में क्या बोला है, AB आपको दे रखा है, B और एंगल A में अंतर दे रखा है, तो त्रिभुज के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो आपको एंगल A प्लस B दे रखा है 110 डिग्री, B और A में अंतर दे रखा है, एंगल B और A में अंतर दे रखा है 10 डिग्री का। तो आप तो समझ गए, समझदार होंगे, आपको पता चल गया कि एंगल B A से बड़ा है, तो एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे यानी 60 हो जाएगा, और एंगल A की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिर 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई कि एंगल C कितना होगा। तो आपको पता है कोई ट्रायंगल में 180 का सम होता है, तो ये 60 है ये 50 है, तो ये बचा एंगल कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। बस इतना तो आपको कर लेते हैं। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और सारा स्टेटमेंट जो है वो भुजा को लेकर है यानी साइड को लेकर है। तो आप जानते हो कि कोई भी ट्रायंगल में एंगल पर ही डिपेंड करता है उसका साइड कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अगर एंगल C अगर 70 डिग्री है जो कि सबसे बड़ा एंगल है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बात को समझो। ये देखो मैं बताता हूं, ये आपको मैं करके बता देता हूं, ठीक है, हो सकता है किन्हीं को नहीं समझ आए। एंगल B कितना आया था, 60 50 70, ठीक है, इसको याद रखना। ये एंगल B हो गया 60, एंगल A हो गया 50 और एंगल C हो गया 70। तो यहाँ पास मान लो ये कोई ट्रायंगल होगा, किस तरीका का ट्रायंगल है मेरे को नहीं पता, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। एंगल A है 50, एंगल B है आपका 60 और एंगल C है आपका 70। तो आपको यही मैं बोलना चाहता हूं कि अगर एंगल C बड़ा है ना, तो इसके सामने वाला भुजा यानी इसका सामने वाला भुजा मेरा बड़ा होगा, यानी एंगल BAB क्या होगा, AB भुजा सबसे बड़ा भुजा होगा। और फिर उसी तरीके से उसके बाद कौन सा भुजा, इसके बाद आपका 60 डिग्री आ रहा है, तो एंगल B उसके बाद बीच वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला भुजा उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा है एंगल A, तो इसके सामने वाला भुजा BC। तो बस अब आपसे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, ऑप्शन में देख लेते हैं। AC सबसे लंबी बड़ी भुजा है क्या, तो आप बताओ AC सबसे लंबा है क्या, नहीं, ये बीच वाला है, खत्म। AB सबसे लंबी भुजा है, हाँ AB सबसे लंबी भुजा है, और BC सबसे छोटी भुजा है, हाँ BC सबसे छोटी भुजा है। बस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है। समझ गए सभी लोग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। ए बी सी डी एक वर्ग है और क्यू इसके अंदर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि ट्रायंगल क्यू ए बी एक समबाहु त्रिभुज बनाता है, तो क्यू सी बी का माप ज्ञात करें। अब यहाँ पर फिगर आपको बनाना पड़ेगा जल्दी से। तो आपको क्या बोला है कि कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ये वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग की तरह बना लेते हैं। ये हो गया एक ए बी सी डी वर्ग, नाम आप दे सकते हो अपने हिसाब से, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्या बोला है? क्यू इसके अंदर लाई कर रहा है, क्यू इसके अंदर लाई कर रहा है, जो कि इस प्रकार स्थित है कि क्यू ए बी एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। यानी ये क्यू ए बी, बात को समझो, यानी क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सेंटर पे नहीं है, याद रखना, ये कहीं भी हो सकता है। ये क्यू ए बी, क्यू ए बी क्या बना है? समबाहु त्रिभुज बनाता है। यानी ये एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ये साइड जितना, ये भी साइड उतना, ये भी साइड उतना, बात खत्म। आपसे पूछा है क्यू सी बी का मान बताओ क्या होगा। यानी आप समझ लो ये क्यू है, तो क्यू सी बी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। बोलो, अब आप इसको नहीं बना लोगे आसानी से? फिगर को मेरा फिगर पे मत जाना, क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर, या आपको पता है कि ये अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है और आपको पता है स्क्वायर में हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, तो ये मेरा एंगल कितना है? 60 डिग्री का होता है। ये तो सभी को पता है, ये 60 डिग्री का हो गया, और ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री का हो गया। और आपको अभी मैंने बताया कि स्क्वायर में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये 60 है, तो ये बचा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। क्लियर है सभी को? अब आप देखो, आपको पता होना चाहिए क्यू बी, क्यू बी देखो, क्यू बी, ये जो क्यू बी है ये साइड ए बी के बराबर है, और आपको पता है स्क्वायर में सभी साइड बराबर होता है, तो इसका मतलब क्यू बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? तो क्यू बी और बी सी का बराबर जब है, तो इसके सामने वाला जो अगर ये दोनों भुजा बराबर है, तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। सीधी सी बात है। तो सामने वाला अगर भुजा बराबर है, तो अब देख लो, तो अगर ये 30 डिग्री है, तो देखो ये जो 30 डिग्री है इसके सामने वाला का भुजा है, तो इसके सामने वाला भुजा का एंगल ये वाला, और इसके सामने वाला भुजा का एंगल ये वाला, तो इसका मतलब दोनों आधा आधा होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो बचा कितना? 150, तो 150 का आधा आधा, यानी ये 75 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? बस यही करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला दी गई आकृति में बी ए सी एंगल ओ बी सी का मान इसमें से किसके बराबर होगा, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से बताओ, आसानी से बताओ। इस फिगर में आपको बताना है कि एंगल बी ए सी ओ बी सी का मान किसके बराबर होगा। अब फिगर में समझते हैं कैसे, किस तरीके से होगा। देखो, आप डायरेक्ट 90 डिग्री बता दे रहे हो, अगर जिनका भी आंसर 90 डिग्री आ रहा है सही आंसर आ रहा है। आप अगर ये चीज़ समझ जाते तो मैं आपको इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका फिगर दे रखा था, ये ए हो गया, ठीक है, और ये आपका सेंटर मान लेते हैं इस तरीक़ा से। देखो यहाँ पर क्या है, आपको समझ में आना चाहिए था, ये ओ है, ठीक है, और ये बी सी मान लेते, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमसे क्या पूछा था? बी ए सी और ओ बी सी, यानी ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, और ओ बी सी कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल। इन दोनों का सम ही तो पूछ रहा है ना मेरे से, ये दोनों का सम, ये वाला और ये वाला एंगल का सम मेरे से जानना चाह रहा है। तो अब आप समझो जल्दी जल्दी, आपको पता होगा यहाँ पर एक चीज़, इसको हटा देते, चलो हटाओ, इसका कोई काम ही नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर ये सर्कल है, आप जानते हो कि कोई कॉर्ड से अगर उसके सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं, अगर ये मेरा x डिग्री है, ठीक है, या फिर मेरा 2x डिग्री है, तो सेम कॉर्ड से उसके परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर एंगल का कितना होता है? जस्ट इसका आधा, यानी कितना हो जाएगा? x डिग्री हो जाएगा। आप जानते हो ये वाला चीज़। तो बस इसी चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ करो। अगर मान लो सपोज दैट अगर ये मेरा x है, या फिर ये मेरा 2x है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x हो जाएगा ना, x हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको पता होगा कि ये वाला BO और OC दोनों क्या रेडियस का काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है ना, तो ये 2x है, तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? बराबर बराबर होगा, यानी 180 माइनस 2x, समझो 180 माइनस 2x होगा, तो इसी का आधा आधा होगा, यानी आधा आधा की बात करें तो एक हो जाएगा मेरा 90 माइनस एक्स, और दूसरा भी क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस एक्स। बस यही तो करना था यार,
समझो मेरा बात को, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो हमसे क्या पूछा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल का जोड़, तो यानी ये 90 माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो दोनों को जोड़ेंगे, ये खत्म होके क्या बच रहा है 90 डिग्री ही बच रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री, खत्म। यही कर रहा था आपको, क्लियर। चलिए देखो, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को समझ आए, क्योंकि अगर आप आज समझ लेते हो ना तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बनेगा ना, मुझे पूरा विश्वास है आप आसानी से बनाओगे। ठीक है, चलो बस शर्त ये है कि प्रैक्टिस अपने तरफ से करना है। आप ऐसा मत सोचना है कि मैं करा दिया हूं आप बस हो गया काम चल गया। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो यहां पर क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाएं की लंबाई 7 और 24 है, तो इस त्रिभुज का परिवृत्त त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और 24 दे रखा है। तो ये 7 हो गया, ये 24 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है ये 7 है 24 है, तो ट्रिपलेट इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, इस त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी सर्कमस्क्राइब सर्कल का रेडियस आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब जो सर्कल है, ये सर्कल इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टच नहीं कर रहा है इसका वर्टिसेस, तो अब आप लोग समझ लेना। तो बस इसी सर्कल का आपसे रेडियस पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण है, ये क्या कर रहा है, सर्कल का डायमीटर का काम कर रहा है। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, जस्ट आधा, यानी 12.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। और एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसे कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर आपका कोई सर्कल है, ठीक है, जिसको हम लोग इंस्क्राइब बोलते हैं, इंस्क्राइब सर्कल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये समकोण ट्रायंगल याद रखिएगा, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनेगा। अगर आपसे पूछ ले कि रेडियस बताओ इस सर्कल का क्या होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई राइट एंगल के ट्रायंगल में अगर कोई सर्कल है तो आपसे रेडियस पूछे क्या होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मेरा, ये पी यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखना बस हमेशा। यानी 3 + 4 7, और 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 का आधा करेंगे 1, यानी इसका रेडियस 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई कर लो। कोई ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो एंगल बी का 3 गुना है, यानी इसको आप बना सकते हो सिंपली, जल्दी ले। तो इसके बीच में रेशियो क्या आ गया, 3:1 का आ गया। एंगल सी और एंगल बी का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 का आ रहा है। आपसे तीनों एंगल पूछना चाह रहा है, तो बस ट्राई कर लो। तो ये आपको तो पता चल गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बीच में एंगल ए मेरा 3 है, एंगल बी मेरा 1 है और एंगल सी मेरा 2 है। तो इसी रेशियो में अगर एंगल है तो इसी रेशियो में एंगल है, तो सॉल्व कर लो। तो 3 2 5 और 6, तो 6 = 180। तो 1 रेशियो का वैल्यू 30 डिग्री, यानी ए एंगल हो जाएगा 90, बी एंगल हो जाएगा 30 और सी एंगल हो जाएगा आपका 60। तो 90 30 60, तो 90 30 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर बड़ा में कर दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा था तो इसके लिए मैंने बड़ा कर दिया। फिगर आपके पास है, मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, वृत्त और बिंदु P के बीच का न्यूनतम दूरी बताओ क्या होगा। यानी वृत्त और बिंदु P, यानी ये वृत्त और बिंदु P के बीच का न्यूनतम दूरी। समझो, ये P पॉइंट आपको दिख रहा है और वृत्त कहाँ है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, सेंटर से नहीं पूछा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये वाला यहां से डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, इतना का डिस्टेंस बताना है। बताओ कैसे बनाओगे जल्दी से। तो आप जानते हो यहाँ पास, जैसे कि ये चीज़ आप सभी को पता होगा कि अगर ये सर्कल है, ये अगर रेडियस ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चूंकि ये आउटसाइड पे है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आपका क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। बस यहाँ पर ये ध्यान देना, बस उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो करेंगे हम लोग। तो ये रेडियस का काम कर रहा है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। अब चूंकि देखो ये P पॉइंट है, यहाँ से आधा कर दिया गया, तो अगर ये मेरा 15 है, ठीक है, और P भी आपको दे रखा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेम ये अगर ये सेम इस पॉइंट O से OA और OB दोनों रेडियस बराबर है, तो
तो यहां से जो मेरा बीपी और एपी जो होगा ना वो भी सेम होगा, ठीक है। एपी इक्वल टू बीपी के बराबर होगा, टेंजेंट दोनों इक्वल होने वाला है, यानी अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20 होगा। तो यहां से हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं आसानी से, देखो ये वाला निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है। ध्यान से देखो 3 4 5 यानी ये आपका कितना बन जाएगा, आप 5 3 मतलब आपका 5 से काटेंगे तो ये 3 4 5 यानी 25 हो गया, ठीक है। ये ट्रिपलेट बन रहा है 15 20 25 का, तो ये आपको पता चल गया ये 25 है, ठीक है। चूंकि 25 आंसर नहीं होगा, ध्यान से देखना ऑप्शन में 25 भी है, हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था यानी हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब आपको पता है कि ये रेडियस मेरा ये क्या रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो भी कितना होगा 15 होगा। तो ये 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी इसका आंसर होगा 10। क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। इसका ये फिगर देखो बहुत छोटा था, इसको मैंने आगे में बड़ा रखा है। पहले आप लोग एक बार इसको पढ़ लो, फिर फिगर दिखा देता हूँ। क्या बोला, दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा है, 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। चिन्हित कोण में से 2 बड़े कोण का माप समान है। बड़े कोण और छोटे कोण का माप का अनुपात 7 और 3 है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा बताओ। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिया गया फिगर में, ये इस फिगर में क्या बोला है कि एक ट्रांसवर्स लाइन है जो कि 3 पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या बोला, जो 3 चिन्हित कोण आपको जो दे रखा है एक्स वाई जेड, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें बोला है कि 2 बड़े कोण का माप समान है, यानी 2 बड़े कोण इक्वल कोण है, मतलब 2 बड़े एंगल इक्वल है। और बड़े एंगल और छोटे एंगल का बीच में रेशियो भी दे रखा है 7:3 का। बड़े एंगल और छोटे एंगल का बीच में रेशियो दे रखा है 7:3 का। आपसे सिंपली पूछ रहा बड़े कोण का माप बताओ क्या होगा। क्लियर। अब मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। इंपॉर्टेंट था यही कि बड़े कोण और छोटे कोण का जो अनुपात है वो 7 और 3 का अनुपात में। अब देखो ये फिगर है क्वेश्चन में, अब आप समझ रहे होंगे ये एक्स है, ये वाई एंगल है, यानी ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल आपका जेड है। अब यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है। जो देखो ये जैसे कि ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये मेरा क्या है समांतर रेखा है और ये क्या एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। ये आपका लाइन काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। जैसे कि अगर ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। उसी तरीके से अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो बस यही सब चीज़ का यूज़ करना है यहाँ पास, और कुछ नहीं है यहाँ पास। ये x है, ये y है और ये z है, जो नहीं दिख रहा है आपको z है, बहुत छोटा सा है z है। आपसे क्या पूछा था, बड़े एंगल का मान पूछा था, और इसी में से बोला है कि ये जो एंगल है इसमें से 2 बड़े एंगल का माप बराबर है, ठीक है। 2 बड़े एंगल का माप बराबर है और बड़े एंगल और छोटे एंगल में जो अंतर है वो 7:3 का, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब सॉल्व करो। अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x होगा, समझो मेरी बात को। तो x और y यानी मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री होगा, बात खत्म। उसी तरीके से अगर ये x है तो अपोजिट एंगल के थ्रू ये भी क्या होगा x होगा। अब ये x है तो ये वाला एंगल, देखो बात को समझो, ये x है तो अल्टरनेट सेगमेंट में अगर ये x एंगल है और ये क्या है z है, तो इसका मतलब x और z दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि x इक्वल टू z के बराबर है। बोलो बात समझ आ रहा है। और अब उसी तरीके से अगर ये मेरा y एंगल है तो ये अपोजिट एंगल क्या हो जा रहा है, ये अपोजिट एंगल भी y हो जा रहा है और ये y, तो ये भी क्या हो जाएगा y। यानी आप डायरेक्ट यहां से समझ सकते थे कि y प्लस z का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब आप नहीं कर लोगे यहां से, अब आपको पता चल गया x प्लस वाई 180 और y प्लस z 180, और चूंकि एक कंडीशन ये भी पता चल गया कि x और z बराबर है। तो जब x और z बराबर है तो इसका मतलब आपको पता चल गया x को z लिखो या z को x लिखो, आपको समझ में आ गया कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के ही बराबर आ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि यही मेरा सबसे बड़ा एंगल है और ये मेरा छोटा एंगल है और दोनों का रेशियो आपको दे रखा था 7:3 का। तो 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू अगर 180 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 के बराबर। तो बड़ा एंगल यानी 18 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 गुना 7 मेरा कितना हो जाएगा 126 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे। देखो ये सब समझाने में ही ये लग रहा, हो सकता है कि आप जल्दी समझ जा रहे होंगे, मगर कई लोग ऐसे हैं तो जिनको पूरा एक एक चीज समझाना पड़ता है।
बात समझ रहे हो? और मैं ये चीज़ अगर अभी समझा रहा हूँ तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा और यही मान के चलूंगा कि आप मेरा वीडियो आगे भी फॉलो करोगे, तो वहां पर उस वक्त मैं आपको उतना फिर नहीं समझा पाऊँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, फॉर्मूलाज है। यहाँ पर क्या बोला, दिए गए वृत्त में व्यास ए बी को बढ़ाई गई जीवा सी डी से बिंदु पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। ए पी सी डी और डी पी रेखाखंड को लंबाई क्रमश 18, 3, 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी बताओ। अब देखो यहाँ पर भी आपको फिगर दे रखा है, फिगर नहीं दिया जाता तो भी आपको बनाना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूलाज होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम। चूंकि यहाँ पर टेंजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेकंड का यूज़ किया गया, तो सेकंड थ्योरम भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पास आपका मैं बात करूँ फॉर्मूला का, तो देखो आप देखो ये जो ए बी है ना, ये डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, और ये पी पॉइंट बाहर पास है, और ये सी डी आपका जो है ये कॉर्ड था जिसको बढ़ा के आपका पी पॉइंट पर मिलाया गया, यानी जो ये सी पी है ये आपका एक सेकेंड हो गया। तो फॉर्मूलाज में आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज आपका ऐसे हो या फिर टेंजेंट लगा के दे, ये मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी हो सकता है, टेंजेंट पे भी दे देता है। टेंजेंट ये पी पॉइंट बाहर है, ये सी पॉइंट हो गया, और ये मान लो इस तरीके से आपका ये हो गया, ये मान लो ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो फॉर्मूलाज यहाँ पर क्या होता है, जब आपका टेंजेंट का यूज़ किया गया और सेकंड का यूज़ किया गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। बात समझ गए ये वाला। अगर इस फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पर आपको टेंजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डी, ध्यान से देखो, पी डी इंटू पी सी के बराबर इक्वल टू पी बी इंटू पी ए के बराबर। बस यही हो गया, और उसके बाद कुछ होता नहीं है। समझ गए? तो बस अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का भी लग नहीं रहा, टेंजेंट सेकंड और थ्योरम वाला, डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड थ्योरम लग रहा, तो डायरेक्ट सेकंड थ्योरम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये फॉर्मूला आप देख लिए, अब इसी का मदद ले लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या था, पी डी। मेरे को क्या क्या दे रखा था ये भी देख लेते हैं। ए पी का वैल्यू 18 दे रखा है, यानी ये पूरा का वैल्यू 18 दे रखा है। चलो ठीक है। सी डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। चलो अच्छा बात है, ये सी डी का वैल्यू भी दे रखा है 3, और आपका डी पी, ये डी पी का वैल्यू दे रखा है 9। तो मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, अभी आपको याद होगा, पी डी इंटू पी सी इक्वल टू पी बी इंटू ए पी। तो अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरे से पूछा क्या था, वृत्त का त्रिज्या पूछा था, तो मैं सिंपली मान लेता हूँ कि ये जो ए बी है ये एक्स है, ये पूरा डायमीटर ए बी को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, क्योंकि मेरे को पूरा का वैल्यू दे रखा था 18। अब जल्दी सॉल्व करो। अब पी डी कितना दे रखा है 9, पी सी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 12, पी बी कितना हो जाएगा, तो पी बी हो जाएगा 18 माइनस एक्स, और ए पी कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा मेरा 18। सॉल्व कर लो। तो 9 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी x को वहाँ ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x का वैल्यू 12 मतलब समझ गए, यानी ये डायमीटर आ गया 12, तो रेडियस पूछा था तो आधा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्ड इंटरसेक्ट थ्योरम। इसको भी ट्राई कर लो जल्दी से। फिगर आपको यहाँ पर फिलहाल दे रखा है, हमको अब कुछ देखने का जरूरत नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पास आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर जब कोई सर्कल में दो कॉर्ड आपस में जब इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये मान ले ये डी हो गया, ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट किया, ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट अगर हो रहा है, तो फॉर्मूलाज क्या होता है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ए पी इंटू पी बी, और उसी तरीके से डी पी इंटू पी सी, खत्म। बस ये वाला याद रखना, कॉर्ड इंटरसेक्ट थ्योरम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं। तो इसको हटा रहे हैं हम लोग, अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो मेरे को क्या दे रखा था, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ए पी इंटू पी बी सी पी इंटू पी डी। तो ए पी का मान कितना दे रखा है, देख लेते हैं। ए पी का मान कुछ दे रखा है क्या, देखो क्या लिखा हुआ, और एपी और बीपी दोनों की लंबाई का आंकिक मान प्राकृतिक संख्या है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प एबी की लंबाई नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि कुछ सॉल्व करना होगा। यहाँ पास क्या बोला है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प एबी का लंबाई नहीं हो सकता है, ठीक है। एबी का लंबाई नहीं हो सकता, चलो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, एबी का लंबाई नहीं हो सकता है ना। तो चलो अभी जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ सही है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वहीं से आपको ये बना पाओगे। तो मेरे को क्या दे रखा था, सीपी दे रखा था। चलो सीपी कितना दे रखा है,
सीपी का वैल्यू दे रखा है 3, पीडी का वैल्यू यानी डीपी का वैल्यू कितना दे रखा है 8। ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा 24। चलो अब क्या बोला है, एपी और बीपी, ये एपी और बीपी का दोनों का लंबाई आंकिक मान प्राकृतिक संख्या है, दोनों का जो वैल्यू है एक नेचुरल नंबर है। आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से इसका नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सा विकल्प एबी का लंबाई नहीं हो सकता। यानी ए बी का लंबाई मतलब समझ रहे हो, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ही ना आएगा मेरा ए बी। तो वो ही पूछ रहा है कि ए बी का मान इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, अगर आपका ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी होता है तो देखो 3 गुना 8 कितना हो गया 24, तो ये 24 हो गया ना। अब आप ऑप्शन को यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करो कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। जैसे देखो 24 को अगर हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मेरे बात को समझो, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में 24 आया है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 24 ही होगा कहीं ना कहीं। तो ए बी अगर हम पहला वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, या फिर आप देखो ना 24 को हम लोग किस किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, चलो बात हटाओ, 24 को हम लोग किस किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 6 गुना 4 कर सकते हैं, 8 गुना 3 कर सकते हैं, और बताओ 12 गुना 2 कर सकते हैं, और बताओ 24 गुना 1 कर सकते हैं, और बताओ कुछ कर सकते हैं तो बताओ। और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर 24 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 24 होना चाहिए। अब देखो अगर ये 6 और 4 हो सकता है तो यानी लंबाई क्या हो सकता है, जब अगर ये 6 और 4 होगा तो लंबाई कितना आएगा 10, जो कि मेरा पहला ऑप्शन में 10 है, यानी ये तो हो सकता है। दूसरा क्या किए थे हम लोग, 8 गुना 3 जो कि 24 होता है, तो 8 और 3 कितना 11 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी ये भी हो सकता था, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 12 गुना 2 24 होता है, तो 12 और 2 को जोड़ेंगे 14, तो ये भी मेरे को दे रखा है, यानी ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या था आपका, 24 गुना 1 24 होता है, जो कि 24 और 1 को जोड़ेगा 25, यानी ये भी आपका हो सकता है। अब बताओ 20 क्या कभी हो सकता है, 20 को किसी भी तरीके से आप ब्रेक करो, आप देखो 24 क्या आप उसको बना पाओगे, तो नहीं बना पाओगे। जब नहीं बना पाओगे मतलब ए बी का लंबाई ये 20 कभी हो ही नहीं सकता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है। मुझे लगा क्वेश्चन सिंपल होगा, देखो क्वेश्चन को कितने अच्छे से घुमाया गया है, और यहीं पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉर्ड इंटरसेक्ट थ्योरम जो है वो बहुत बेसिक थ्योरम है, मगर देखो क्वेश्चन को कितने अच्छे से घुमाया गया है कि इसको एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना दिया गया आपकी समझ पर, कि अगर आप ये सब समझोगे तभी तो बना पाओगे ना। बात को समझ गए, तो यहाँ पर 20 का आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई कर लो। अब आप लोग यहाँ पर क्या बोला है, दिए गए वृत्त में जिसका केंद्र ओ है, केंद्र पर बनने वाले अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल का माप 104 डिग्री है, तो वृत्त के भीतर बनाए गए चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल में एंगल ओ के सम्मुख कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सिंपली फिगर में दे रखा है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल ओ के सम्मुख यानी एंगल ओ के अपोजिट एंगल का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो, हम सभी लोग जानते हैं, अगर ये मान लो मेरा फिगर में ये सर्कल हो गया और इसमें आपका एक यहाँ पर ये ओ केंद्र हो गया, जो कि ये एंगल आपको दे रखा है 104 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल पूछ रहा है मेरे से, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आप तो जानते हो ना, अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये कॉर्ड है यानी एक जीवा है, तो देखो अगर ये इस जीवा से उसके सेंटर पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 104 डिग्री का बन रहा है, तो उसके सर्कमफ्रेंस यानी उसके परिधि पर एंगल कितना होगा, जस्ट उसका आधा होगा। आप जानते हो अगर ये माइनर एंगल जो अगर माइनर आर्क सेंटर से अगर 104 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसके मेजर सेगमेंट पर एंगल जो भी बनेगा वो कितना होगा, जस्ट उस एंगल का आधा बनेगा, जो कि कितना बनेगा 52 बनेगा, ठीक है। मेरे को इसका जरूरत है नहीं, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर ये 52 डिग्री जो बना है ना, ये जो 52 डिग्री बना है ना, तो ये अब आपका एक जो चतुर्भुज बन जा रहा है यहाँ पास। ये क्वाड्रिलेटरल तो पहले से भी था, मगर यहाँ से आप इसका नेमिंग देना चाहो तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आप क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जानते हो, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर ये 52 डिग्री है ना, तो ये मस्ट बी 180 माइनस 52 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 128 डिग्री के बराबर होगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 128 डिग्री। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लो, अगर आपको इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप देख लो कि अगर ये मेरा 104 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। 360 में से अगर 104 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 256 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 256 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये इसका मेजर आर्क से सेंटर पर अगर 256 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसके माइनर सेगमेंट पर एंगल जो भी बनेगा वो क्या होगा, जस्ट आधा। तो इसका यही तो देखो ना, इसका आधा मतलब कितना बनेगा 128। आप ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, तो 128 होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिलहाल। यहाँ पर दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं है। ओ एक ऐसा बिंदु है कि कोण सी डी ओ 70 डिग्री है, कोण डी ओ बी 100 डिग्री है, तो कोण ए बी ओ का मान ज्ञात करें। बताओ, फिगर है तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर फिगर को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। जो मेरे को दे रखा है देख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, और ये डी हो गया, और ये सी हो गया। मेरे को सी डी ओ यानी सी डी ओ यानी ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री का, ठीक है, लिख लेते हैं। आगे बोला कोण डी ओ बी, ठीक है, डी ओ बी यानी ये वाला भी एंगल दे रखा है आपको कितना, 100 डिग्री का दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, ए बी ओ का मान बताइए क्या होगा। ए बी ओ यानी ये वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है बस। तो अगर हम इस फिगर को, जैसा मेरे को फिगर दे रखा है, अगर हम इस फिगर को अगर थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, किसी को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि हमको पता चल गया था कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है। बस मेरा यहीं से काम बन जाने वाला था कि अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो हम इसका जो ये जो बढ़ा दिए, एक्सटेंड करके लाइन बढ़ा दिए, तो ये क्या बन गया, एक ट्रांसवर्स लाइन बन गया, त्रियाक रेखा बन गया। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब आप ऐसे भी समझ जाओगे, अगर ये मेरा 70 डिग्री, अगर देखो ये मेरा 100 डिग्री है, देखो ये कितना था, 100 डिग्री था, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बचा थोड़ा सा, एंगल कितना हो जाएगा, 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 होगा कि नहीं होगा, बात को समझो। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है, 180 डिग्री का, तो ये 100 है, तो ये जो बचा थोड़ा सा जो एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये छुटकू सा जो ट्रायंगल नहीं बन गया, मान लो इसका नाम मैं ई दे देता हूं यहाँ पास बढ़ाने के बाद, तो ये ओ ई डी, ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें से ये 70 डिग्री है तो ये 80 डिग्री है, तो ये बचा एंगल फिर मेरा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बस समझे, अब आप समझ गए होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो अभी तो मैंने बताया अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल साइड यानी अल्टरनेट साइड पर क्या होगा, ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, तो जैसा भी आप समझ सकते थे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। आप चाहते तो यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर सकते थे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर लिया, आप वहाँ से एक्सटेंड कर लेते, तो आपको फिर अल्टरनेट एंगल का यूज़ भी नहीं करके आप डायरेक्ट एंगल का वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि आप समझ गए थे कि ये 100 डिग्री होगा, तो फिर ये मेरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये 80, ठीक है, ये 80 हो गया। और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ 70 है तो ये फिर 70 हो जाता है ना अल्टरनेट से, चलो यहाँ से तो काम आ ही गया, तो 80 70 तो यहाँ 30 होता है, ऐसे भी समझ रहे हो। तो ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल इस वीडियो का, तो आप लोग इसको आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से एक चीज़ आपको और रिपीट करना चाहूँगा, यही चीज़ बार दोबारा से मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका आएगा। आप ज्योमेट्री में अगर ये सोच कर डरते हो कि ज्योमेट्री क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रेलवे एग्जाम में जो ज्योमेट्री क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने आपको बताया ना, लिमिटेड थ्योरम और लिमिटेड फार्मूलाज पर क्वेश्चन आपके बनते हैं, और जो कि ये थ्योरम्स ये फार्मूलाज हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से स्कैन करोगे ना, बहुत लिमिटेड वीडियोस आपको दिखेगा, और लिमिटेड वीडियोस में सारे वीडियोस आपके लिए 101% आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बस यही होता है कि आप समझने में बहुत देर कर देते हो। मैंने ऑलरेडी ज्योमेट्री के जितने भी आपको क्वेश्चन कराया है, फॉर्मूलाज कराया है, वो ऑलरेडी ये सब थ्योरम फार्मूलाज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बस ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो। तो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को करते हो, ठीक है। बाद बाकी रेस्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने तरफ से पूरा 100% लगा रहे होंगे, बस इसी तरीके से अपना 100% लगाते रहो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।